Hello everyone, I welcome you all for the today's session of daily current affairs. So, as you know, we discuss the current affairs in the form of quiz so that कि आपका जो रिवीजन है करंट अफेयर्स का वो भी बना रहे और जिस किसी ने करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ा है तो उसके लिए ये एक लर्निंग सेशन भी हो जाता है बिकॉज आफ्टर discussing the question we discuss about the news in a brief manner है ना। तो इसी के साथ इसी मोटिव के साथ कि आपका रिवीजन गेम जो है वो स्ट्रॉन्ग बना रहे हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन योर स्क्रीन। क्या कहता है आपका पहला क्वेश्चन 15 मार्च को यानी कि आज ही के दिन वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे हर साल मनाया जाता है। ठीक है, तो 2024 में यानी कि इस साल थीम क्या है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे की। ठीक है जी, आपको बताना है क्या है थीम। ठीक है, देखो आपके एग्ज़ाम में ना डेज़ पहले पूछे जाते थे, अब डेज़ की थीम्स पूछी जाती हैं, तो आप इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज़ ये एक इम्पॉर्टेंट डे भी है और इसकी थीम को पढ़ना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप याद से इसे सही से याद कर लेना। ठीक है, तो यस करेक्ट आंसर इज़ फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। ठीक है, तो इस साल की थीम ये है कि कंज्यूमर्स को सही राइट्स देने के लिए एआई का इस्तेमाल कैसे किया जाए और एआई कैसे कंज्यूमर्स तक सही से पहुँचे। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। INB यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर रिलीज बुक टाइटल्ड इजराइल वॉर डायरी। तो उन्होंने इस बुक को रिलीज़ किया मिनिस्ट्री ने। ये किसके द्वारा लिखित है ये आपको बताना है। यस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 विशाल पांडे। तो विशाल पांडे जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। ठीक है, अब हमारे INB मिनिस्टर कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है, अनुराग सिंह ठाकुर हमारे इंडिया के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ डैश, तो वो पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं किसी देश के, उनका नाम है गोताबाया राजपक्षा। उन्होंने लॉन्च की है अपनी एक बुक जिसका नाम है द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी। तो ये उनके बुक का नाम है। ठीक है, तो किस देश के प्रेसिडेंट थे गोताबाया राजपक्षा? श्रीलंका। ठीक है जी, तो क्यों उन्होंने ये बुक लिखी? बिकॉज इन्हीं के टाइम पीरियड पे श्रीलंका में वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, है ना, जिसके चलते हुए इनको अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा था। ठीक है, तो यस करेक्ट आंसर है श्रीलंका। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिनाउंड डैश एंड पद्मश्री अवॉर्डी कपिल देव प्रसाद पास्ड अवे। तो कपिल देव प्रसाद जी का निधन हो चुका है। वो पद्मश्री अवॉर्डी भी थे। ठीक है, और वो उनका प्रोफेशन क्या था ये आपको बताना है। ठीक है, कपिल देव प्रसाद जी किस प्रोफेशन से जुड़े हुए थे? क्या वो एक्टर थे, क्या वो सिंगर थे, क्या वो पॉलिटिशियन थे, क्या वो आर्टिसियन थे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं थे? तो नन ऑफ द अबव आपका आंसर होगा। तो आपको बताना है कि वो कौन थे। यस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 आर्टिसन। ठीक है, वो एक आर्टिसन थे। ठीक है, उनको 2003 में पद्मा अवार्ड दिया गया था और वो किसके लिए जाने जाते थे? इन्होंने प्रमोट किया था भवान बूटी साड़ीज़ को। ठीक है, ओके जी, वो आर्ट से जुड़े हुए थे, आर्टिसन थे, भवान बूटी वीवर थे वो। ठीक है, एक काइंड ऑफ साड़ीज़ होती है, आई थिंक ये बिहार में बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, उन्होंने भवान बूटी साड़ीज़ को वीव किया है, बेड कवर्स को वीव किया है 50 से भी अधिक सालों तक। ठीक है जी, तो ये हैं कपिल देव प्रसाद जी। ठीक है जी, मैंने इमेज इसलिए लगाया है ताकि आपको याद रहे अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट इज डैश द मैन इन द आयरन लंग पास्ड अवे एट 78। जिन्हें मैन इन द आयरन लंग भी ओके वेट व्हाट्स हैपेंड? आई थिंक देयर वाज सम टेक्निकल ग्लिच। ओके वी आर बैक। तो जिनको द मैन इन द आयरन लंग के नाम से भी जाना जाता था उनका नाम क्या है ये आपको बताना है। तो मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, पर आपको बताना होगा कि कौन है जिन्हें द मैन इन द आयरन लंग के नाम से जाना जाता था। यस करेक्ट आंसर इज पॉल अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर 3।
तो इन्हें मैन इन द आयरन लंग के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ये थे वो, और ये थे वो व्यक्ति, ठीक है जी, और ये था उनका आयरन लंग, ठीक है। अब इनके बारे में जानते हैं थोड़ा। पॉल अलेक्जेंडर जो थे ये यूएस से बिलोंग करते हैं और इन्होंने 70 साल इस आयरन लंग में गुजारे हैं। दैट्स अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल लंग। क्यों? क्योंकि तो उनको पोलियो हो गया था, और पोलियो की वजह से उनको बचपन में ही पोलियो हो गया था, और उनके वजह से उनका पैरालिसिस हो गया था, और उनका लंग भी फेल हो गया था, ठीक है। लंग फेलियर हो गया था, तो इसके लिए उन्होंने 70 साल बिताए हैं इस आयरन लंग में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बस वो पड़े रहे, हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। वो इतने ज़्यादा कुछ करने के लिए उत्सुक थे कि उन्होंने पेंट कर दिया और अपना मेमोयर लिख दिया, जिसका नाम था मिनट्स फॉर अ डॉग माई लाइफ इनसाइड एन आयरन लंग। तो ये भी उन्होंने बना दिया, और इनको रिकॉग्नाइज़ किया गया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा एज लॉन्गेस्ट आयरन लंग पेशेंट, ठीक है। ये सबसे अधिक सालों तक जीने वाले इस आयरन लंग में, यानी कि इस आर्टिफिशियल लंग के ज़रिए जीने वाले सबसे लंबे समय तक जीने वाले व्यक्ति थे। करीब 70 साल इन्होंने बिताए हैं इस आयरन लंग में, ठीक है। ये 78 ईयर्स के एज में डाई हुए हैं, यानी कि सिर्फ 8 साल ही ये नॉर्मल और ह्यूमंस की तरह घूमे, बाकी 70 साल इन्होंने यहीं पे अपनी ज़िंदगी को गुजारा, एक जगह पे पड़े हुए, ठीक है जी। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर रिकमेंडिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। तो जो हमारे इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसको रेकमेंड किया जाता है और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाता है, तो उनको सेलेक्ट करने के लिए उनके कमेटी में कौन कौन होता है ये आपको बताना है, ठीक है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं जो कि लोकसभा के होते हैं, ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा। तो पहले इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी था, अब उनको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। रिसेंटली एक्ट पास हुआ 2023 में ही, और उनको निकाल दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब इस कमेटी में नहीं है, ठीक है। तो उसी के रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है कि सुखबीर सिंह संधू पंजाब से और गणेश कुमार फ्रॉम केरला हैव बीन नेम्ड एज द न्यू डैश बाय अ पैनल चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, कमेटी मेंबर और कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी। तो इन लोगों के द्वारा इनको चयनित किया गया है किस पद के लिए, ठीक है। तो इन लोगों ने सुखबीर सिंह संधू जी को और ज्ञानेश कुमार जी को, जो कि केरला से बिलोंग करते हैं, किस पद के लिए नियुक्त किया। यस, अभी तो हमने न्यूज़ पढ़ा, इलेक्शन कमिश्नर्स के तौर पे उनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। ओके जी, तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं वन नेशन वन इलेक्शन का भी जो है अनाउंसमेंट इन द सेंस हम कह सकते हैं कि रामनाथ कोविंद जी कमेटी को चेयर कर रहे थे, जो कि वन नेशन वन इलेक्शन पे बनी थी, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। उस रिपोर्ट में ये रेकमेंड किया गया है कि 2029 तक आपको सभी क्या करना होगा, सभी इलेक्शंस जो हैं वो आपको कंडक्ट करनी होंगी। 2029 से आप वन नेशन वन इलेक्शन को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज क्या होगा, सपोज़ देखो, अब सपोज़ कोई 2026 में कोई गवर्नमेंट फॉर्म होती है, तो उसका कार्यकाल आपको 2029 तक ही रखना होगा, ठीक है। और बाकी की जो उनसे पहले होती हैं या फिर जो उनके बाद भी होती है, सपोज़ 2028 में कोई गवर्नमेंट फॉर्म होती है किसी स्टेट में, तो आपको 2029 तक ही उनका कार्यकाल रखना होगा, तभी जाके आप एक सेम पेज पे सभी को ला सकते हो। उसके बाद से वो आप एक टाइम पे एक साथ इलेक्शन करा सकते हो, ठीक है। और बीच में अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का पद रिक्त हो जाता है फॉर कोई भी रीजंस के तौर पे, या फिर गवर्नमेंट टूट जाती है ना, कोalition गवर्नमेंट है वो टूट जाती है, तो आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में फिर से इलेक्शन करवा सकते हो। बाकी की सारी इलेक्शंस एक टाइम पे ही होंगी। ऐसे कुछ रिकमेंडेशंस आए हैं उस रिपोर्ट में, ठीक है। क्या है वो रिकमेंडेशंस, जब वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा हम और डिटेल से सही तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन।
पांडवुला गुट्टा जियोलॉजिकल मार्वल, ठीक है, ओल्डर देन द हिमालयन हिल्स, हिमालयन हिल्स से भी पुराना माना जाता है पांडवुला गुट्टा को, हैज़ बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज द सोलो जियो हेरिटेज साइट। तो ये इसको जियो हेरिटेज साइट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है इन हिल्स को, जो कि हिमालय हिल्स से भी पुराने हैं। ये किस स्टेट में है, पांडवुला गुट्टा किस स्टेट में स्थित है, ये आपको बताना है, ठीक है जी। यस, करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव, बिकॉज ये इन चारों स्टेट्स में नहीं है। ये कहाँ पे है, ये सिचुएटेड है आपका तेलंगाना में, ठीक है। तो यस, नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस, ओवरसीज इज देश के बाहर ऑफिस बन रही है किसकी, असम बेस नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, ठीक है। तो इसकी ऑफिस पहली ऑफिस बन रही है आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो NRL की ऑफिस कहाँ पे स्थित है, ठीक है, ये असम बेस्ड है। तो इसकी ऑफिस कहाँ पे बन रही है, ऑप्शन नंबर 1 बांग्लादेश, ठीक है, ढाका जो कि कैपिटल सिटी है बांग्लादेश की, वहाँ पे इनकी ऑफिस बन रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज डैश बेस्ड को ICAR, that is Central Tuber Crops Research Institute, has achieved significant milestone in the area of agricultural technology with the development of electronic crop। तो ICAR के द्वारा इन्होंने अचीव किया है एक माइलस्टोन, यानी कि उपलब्धि इन्होंने हासिल की है एक, किस क्षेत्र में, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। और इन्होंने क्या बनाया है, इलेक्ट्रॉनिक क्रॉप यानी कि ई क्रॉप को बनाया है। और ये ई क्रॉप क्या है, एन इनोवेटिव IoT क्या होता है आपका, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस, ठीक है, डिज़ाइन फॉर स्मार्ट फार्मिंग। किस लिए ये बनाया गया है, स्मार्ट फार्मिंग के लिए, ठीक है। ये डिवाइस आपको क्या करेगा, कितना खाद डालना है ज़मीन में, कितना पानी डालना है, ठीक है, तो आपको सब कुछ बता देगा, किस टाइम पे डालना है, आपको सभी कुछ आपके क्रॉप के बारे में, आपकी ज़मीन जो है खेती के लिए, वो आपको बताता रहेगा SMS के ज़रिए, ठीक है। आपको जो फार्मर रहेगा उसको SMS आते रहेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये कहाँ पे बेस्ड है, ICAR, ये आपको बताना है, ठीक है। ICAR किस शहर में स्थित है, यस, करेक्ट आंसर इज तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में ये स्थित है। Yes, so this was it for the today's session. Thank you very much कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। If you have liked this session, don't forget to hit on the like button. Also don't forget to share it with your friends, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस भी एग्ज़ाम में उनको करंट अफेयर्स आएगा उनके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव करेगा, चाहे SSC हो, UPSC हो, बैंकिंग हो, रेलवेज़ हो, इंश्योरेंस हो, ठीक है, डिफेंस हो, ठीक है जी। तो यस, शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है जी। सो यस, अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय एवरीवन।